स्टूडेंट, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ देखा था, है ना, कौन लॉ दिया था और क्या उसका कैलकुलेशन था। फाइनल जो फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर का I इक्वल टू कितना था, CRT था। वेयर C को हम लोग बोलते थे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता था, जिसको हम लोग मोलारिटी के भी नाम से जानेंगे। क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दिया रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे, मोलारिटी की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या पुट करेंगे, मोलारिटी को। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, R कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको इस टेम्परेचर को कहां पर लेना है, केल्विन स्केल में, यानी कि ऑलवेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मेजर करना है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में ये सारी चीज देखा था, कुछ वेरिएशन पे देखा था, इसका मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट किया था कि अगर कोई लार्ज मोलिक्यूल है, लार्ज माइक्रो मोलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीमर हो गया, विटामिन होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, सेलुलोज हो गया, इन सब चीजों का अगर मोलिकुलर मास अगर आपको निकालना होता था तो हम लोग कहता है कि हम लोग ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये सबसे मोस्ट इफिशिएंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज माना जाता था जब कोई माइक्रो मॉलिक्यूल का, कोई लार्ज स्ट्रक्चर का मोलिकुलर वेट फाइंड करना हो। इसके पीछे रीजन बताया था, क्या होता है कि इसका जो मेजरमेंट होगा क्या होता है, बहुत सुटेबल होता है ना, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को लाता है ना। हम लोग मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि डेल्टा टीवी से हम लोग निकालता था, डेल्टा टीएफ से निकालता था। तो इन दोनों में क्या इन्वॉल्व है, या हम लोग वेपर प्रेशर को लेकर चलते थे, तो क्या इसमें कॉमन है, इसमें दोनों में मोलालिटी आता था, इसमें मोल फ्रैक्शन आता था। तो ये सारी चीजें क्या होता था, जैसे मोलालिटी है तो ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मास इन्वॉल्व होता है इसमें। तो मास जो होता है वो क्या होता है कि मास के टेम्परेचर बढ़ने से, घटने से मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कुछ क्या होता है, सॉरी, जो सॉल्यूट पड़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे प्रभाव पड़ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब मोलारिटी, जब कॉन्सेंट्रेशन जब टर्म इस्तेमाल किया, जब मोलारिटी टर्म इस्तेमाल किया ऑस्मोटिक प्रेशर में, पाई बराबर CRT, C की जगह M भी हम लोग लिखते हैं, तो कहता है कि यहाँ पर जो मोलारिटी होता है वो वॉल्यूम में होता है। तो जो मोलारिटी जो क्वांटिटी होता है, जो मोलारिटी जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है, वो क्या करता है कि टेम्परेचर वहां पर बढ़ाने से सॉल्यूट की बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्यूट की फ्रीजिंग पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्योंकि डिजोल्व होता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसलिए जो मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आखिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों, मोलिकुलर वेट को हम लोग किसी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि मोलारिटी के केस में क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता है, दैट इज मोलारिटी इन्वॉल्व होता है। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या करता है कि जो क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग, वो क्या करता है कि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ, हालांकि न्यूमेरिकल हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि न्यूमेरिकल को लास्ट में करेंगे हम लोग, है ना, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन से बात कर देते हैं। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट, नोट करके नहीं, नोट में जो 2-3 बार लिखवाया गया था, है ना, वो सारा चीज खत्म हो गया है। लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of osmotic pressure कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे जो सॉल्यूशन होगा वो कहता है कि 3 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है, लिखेंगे ए में कर दीजिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बी में लिखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सी में लिखिएगा बाबू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके होंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सेल बायोलॉजी में शायद आप लोग को सर पढ़ाए होंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आइसो का मतलब क्या होता है बाबू, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। और टॉनिक बोलने का मतलब होता है, टॉनिक वो पीने वाला टॉनिक नहीं जिससे आदमी हेल्दी और स्मार्ट और क्या बोलता है तंदुरुस्त बन जाता है, वो टॉनिक की बात नहीं हो रही है। आइसोटोनिक, टोनिक का मतलब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होगी। मतलब कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन, यहाँ पे इस कंटेनर है और यहाँ पर भी कंटेनर है, और मैं बोलूं कि ये सॉल्यूशन का नाम ए रख दिया, इस सॉल्यूशन का बाद नाम हम बी रख दिया, है ना। और कह दिया कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोल दिया कि इसका पाई का है 1 एटीएम का वैल्यू है और इसका पाई का भी वैल्यू कितना है, 1 एटीएम का वैल्यू है। यानी कि कह सकते हैं कि जब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, एक दूसरे का आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है, देखो कोई भी एक सॉल्यूशन आपके पास रहेगा और उस सॉल्यूशन से आप दूसरों को कंपेयर करोगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा कोई सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर मान लिया कि मैंने सी है ना, सॉल्यूशन सी है यहाँ पर, और इसका पाई का वैल्यू कितना है, मान लो कि 2 एटीएम है। तो मान लो कि हमको ये बोलना है कि बताइए कि सर ए जो है ये किसके, इन दोनों सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन के आइसोटोनिक होगा। यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों में से किसके साथ मैच कर जा रहा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर से सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि सर ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एटीएम है और बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना है, 1 एटीएम है, तो कह सकते हैं कि सर ए जो सॉल्यूशन होगा बी के आइसोटोनिक होगा, या यूं बोल सकते हैं जो बी जो सॉल्यूशन होगा ए के आइसोटोनिक होगा। लेकिन ए है और सी दोनों आइसोटोनिक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। इसका 1 एटीएम है, इसका 2 एटीएम है ना, इसका 1 एटीएम है, इसका 2 एटीएम, यानी कह सकते हैं कि बी जो होगा सी के आइसोटोनिक नहीं होगा, ए जो होगा सी के आइसोटोनिक नहीं होगा, लेकिन ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, वैसा सॉल्यूशन है ना जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन के जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। तो लिख देंगे यहां पर, लिखेंगे when 2 or more than two solution which are having same value of osmotic pressure, then they are called isotonic solution। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चल पहले लिखो तो इसको डिफिनेशन लिखो, इसके बाद मिटाता हूं मैं। चाहे देखो यहां पर लिख सकते हैं कि लेट टू सॉल्यूशन A and B both are having same ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर दिखा देंगे कंटेनर बना करके, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ये है यहाँ पर, ये बी है, इसका पाई का वैल्यू कितना है, इसको पाई बोल दिया, कितना है 1 एटीएम बोल दिया। ये बी सॉल्यूशन है, ये पाई भी हो गया कितना 1 एटीएम। यहाँ पर पाई भी हम लोग कर दिया पाई ए, इसका भी कितना 1 एटीएम कर दिया। हम लोग बोल सकते हैं दोनों सॉल्यूशन है ना, लिखेंगे हेयर
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर क्या है बाबू, इक्वल है, दैट इज कह सकते हैं पाई ए बराबर क्या है, पाई बी है ना। इसलिए सॉल्यूशन ए एंड बी आर क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, देखो तो देखेंगे फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम जानते हैं पाई ए बराबर कितना बाबू, पाई बी। इन दोनों सॉल्यूशन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। पाई ए बराबर क्या, पाई बी। पाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं बोल तो सी ए आर टी बराबर सी बी आर टी लिख सकते हैं। एक्चुअली भी जानते हैं पाई बराबर कितना होता है, सी आर टी। तो किसी एक सॉल्यूशन, जैसे ए सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पाई ए हो जाएगा, तो पाई ए बराबर सी ए आर टी, पाई बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी आर टी हो जाएगा। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, ठीक ना। देख तो आर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए आर सेम, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा, सी ए बराबर कितना, सी बी हो जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि फॉर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बगल में लिख देना मोलारिटी ऑफ टू सॉल्यूशन बिकम क्या हो जाएगा बाबू, बिकम सेम। यानी कि तुम बोल सकते हो कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा और उनके कंसंट्रेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख तो नाउ हम लोग बोल सकते हैं सी ए बराबर सी बी, और सी ए की जगह लिख सकते हैं सी क्या है मेरा बाबू, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल के टर्म में अगर देखा जाए तो एन ए बटा कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, ए बराबर कितना, एन बी बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बाबू, बी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम आगे लिख चल सकते हो, जब तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एन ए को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एन ए को तुम लिख सकते हो क्या लिखोगे बोलो तो बाबू, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना कितना, वॉल्यूम बराबर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। अब जब देखो कंटेनर क्या होता है, जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो इस तरीके से, है ना, यह कंटेनर ये कंटेनर आई बात समझ में ना, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे चलकर इसको फॉर्मूला मिलेगा इसमें, है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और कंसंट्रेशन का टर्म दिया रहेगा, बोलेगा कि एक सॉल्यूशन है जिसका मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, दूसरा सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, तो दोनों इक्वेशन को बराबर करके और दोनों में से कोई डाटा पूछेगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलो यहाँ तक नोट कीजिए। इधर का मैं मिटा देता हूँ, इधर का तो हो गया, जल्दी करो। देखो यहां पर हम लोग एक और बात लिख सकते हैं, अगर मान लो हम लिख सकते हैं there is no any movement there is no any movement of solvent takes place there is no any movement of solvent takes place when
बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इन नेचर। मतलब समझ आ गया क्या लिखा हूं? अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो उनके बीच में सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है। हम लोग कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोलते थे हम लोग कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता था किधर से किधर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बोलते थे ना। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो कोई लो और कोई हाई है नहीं, दोनों बराबर, तो ऐसे प्रोसेस में आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस डिफाइंड नहीं होगा, है ना, आइसोटोनिक इन नेचर, है ना। इसको इलिस्ट्रेट कर दे अगर मैं कि मान लो कि यहाँ पर पूरी तरह से बना दिया मैं और बीच में मैंने क्या लिख दिया, इसको हमने बोला एसपीएम बोल दिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये भी मेरा कोई सॉल्यूशन है ना, और मैंने बोल दिया क्या कि ये हमारा सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन मेरा बी है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, क्या है बाबू, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई बी है। जब बोलूं कि फॉर आइसोटोनिक की अगर मैं बात कर दूं तो आइसोटोनिक में पाई ए बराबर कितना, पाई बी, है ना। इसका मतलब सी ए बराबर कितना, सी बी हो जाएगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ना तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा ना पार्टिकल इधर मूव करेगा, यानी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में, जल्दी करो सब याद रखना है सब, ठीक ना। क्यों ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होने वाला है बता सकते हैं आप? इसलिए नहीं होने वाला है कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आपको पता है कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट। दोनों का जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ना इधर से मूव करेगा ना इधर से मूव करेगा। देयर इज नो एनी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नोट कीजिए, हो गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसी में, अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लेकर के, है ना। न्यूमेरिकल आइसोटोनिक से ही न्यूमेरिकल पूछता है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक से न्यूमेरिकल्स आपके नहीं पूछते हैं, है ना। देखो लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा, क्वेश्चन कर लो, व्हेन अ आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, ब्लड एक सेल होता है जो लाल कलर रक्त कणिका जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है ना, लाल रक्त कणिका। व्हेन आरबीसी प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन then what is the effect of size of आरबीसी। कहता है कि जब आरबीसी सेल है और उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो कहता है कि आरबीसी यानी सेल के साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा देखो यहाँ पर, ये मेरा कंटेनर है और यहाँ पर मैंने आरबीसी सेल बना, दिस इज कॉल्ड बाबू आरबीसी, हो गया। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होगा तो कैसा होगा बताओ, सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन कैसा नेचर का होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल एसपीएम जैसा होगा। और हमने क्या किया कि इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इसको इसमें रख दिया। ये सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा देख तो, जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक है और ये सेल है तो सेल के अंदर का भी कोई सॉल्यूशन होता है, मैंने बताया भी था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका भी कंसंट्रेशन होगा। मैंने बोल दिया कि ये सेल के अंदर ये क्या है, इसका भी कंसंट्रेशन जो है हमने मान लिया 1 मोल पर लीटर मान लिया, सिंपली 1 m लिख दिया, ठीक ना। और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला, यानी कि इसको अगर आइसोटोनिक बोलने का मतलब ये है कि इसका कंसंट्रेशन इस सेल के कंसंट्रेशन के क्या होना चाहिए, बराबर। मैंने बात हमेशा बोला है, कंपैरिजन करना है कि अगर ये सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोल रहे हो
तो ये दूसरे कोई सॉल्यूशन होगा तो उसके कंसंट्रेशन या उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। यानी कि मैंने इसका भी मान लिया कि इसका भी जो कंसंट्रेशन है कितना है 1m मान दिया। तो बताओ ये सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक, ये मेरा तेरा सेल मेम्ब्रेन एसपीएम बन गया, ये सेल मेम्ब्रेन। अब बताओ तो इस सेल के साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? ना वाटर इधर से इधर मूव करेगा, ना वाटर इधर से इधर मूव करेगा। अगर इसमें से पानी इधर की तरफ आता तो बोलते थे कि सेल का साइज सिकुड़ जाएगा, अगर पानी इसमें से इधर की तरफ जाता तो बोलते हैं कि सेल का साइज क्या होता, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर का भी कंसंट्रेशन और इस सेल को जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उसका भी कंसंट्रेशन कितना है, दोनों बराबर है। तो आइसोटोनिक के केस में सेल के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी सेल को अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल का साइज रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंट नहीं होता है। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने वाला नहीं है। यानी लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखेंगे देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन साइज ऑफ सेल due to same concentration of solution and cell solution and concentration of cell, ठीक ना, यानी कि आरबीसी का बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हो गया। अब एक दो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बनता है न्यूमेरिकल। याद रखना आइसोटोनिक के केस में कोई ऑस्मोसिस होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि सेम सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। चल मिटा दें इसको, जल्दी करो। जो भी है यही आपका इंपॉर्टेंट है और इसी से न्यूमेरिकल पूछता है। बाकी डिफिनीशन है याद रखिएगा, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है। इस पर मैं 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूं, है ना, आइसोटोनिक वाला केस पर, जो आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो जरा बाबू। ए 4% सॉल्यूशन बाई W बाई V, है ना, W बाई V मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ सुक्रोज, इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया बाबू 342, ठीक ना। इज आइसोटोनिक विथ 3% सॉल्यूशन बाई W बाई V। सॉल्यूशन बाई मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, या देगा 4% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब समझेंगे कि मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर ये बात नहीं भी लिखा हुआ है तो यही बात समझेंगे, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन होगा, और कंसंट्रेशन होगा इसका मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी तो मास मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, यानी जो भी अगर दिया तो मास बाई वॉल्यूम उसको मानना ही पड़ेगा। आई बात समझ में ना। तो देखो 4% सॉल्यूशन बाई मास दिया रहेगा तो वो आपको मास बाई वॉल्यूम मानकर चलना है, ठीक है ना। मोलर कितना है 3 मोलर बाय 342 इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन W by V of an unknown substance। तो कहता है वो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन सबस्टेंस, कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टेंस, ठीक है, निकालना हमको। क्वेश्चन को समझना है कि एक सॉल्यूशन है 4% W बाई V सुक्रोज का बना हुआ है, और दूसरा सॉल्यूशन है 3% बाई W बाई V कोई अननोन सबस्टेंस, जैसे यहाँ पर सुक्रोज लिखा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा सबस्टेंस है मेरे को पता नहीं, अननोन है। तो कहता है क्या कि मोलर मास कैलकुलेट करना है किसके लिए बाबू, अननोन सबस्टेंस, है ना। तो बाई प्रोसेस के अनुसार चलते हैं। तो फॉर
अच्छा आइसोटोनिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइसोटोनिक विथ लिखेंगे फॉर सुक्रोज, सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए, है ना, दिया हुआ है 4% बाई डब्ल्यू बाई भी। इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? इसका मतलब तुम जानते हो कि मास ऑफ जो सुक्रोज होगा, सुक्रोज कितना बाबू 4 ग्राम, अब वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा कितना 100 ml होगा। इसका मतलब ही नहीं समझते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा यानी कि इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितना निकालोगे मोल बटा में कितना वॉल्यूम पर लीटर सॉल्यूशन। अब जब देख तो यहाँ पर लिखोगे मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, बोल गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ कितना सॉल्यूट हो जाएगा गुना वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में है ml में है, तो ऊपर में क्या करेगा बोल तो तुम 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझो, इसके बाद एक ट्रिक बता देंगे, देखते देखते कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना सी सुक्रोज का हम लोग निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो। W कितना दिया हुआ है 4, अब मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ बाबू किसका सुक्रोज का 342, अब गुना कितना यहाँ पर 100 हो जाएगा और ऊपर कितना 1000 हो जाएगा। इक्वेशन इसको मान लो 1 लिखेंगे फॉर अननोन सॉल्यूशन के लिए कितना दिया होता है इसका 3% बाई डब्ल्यू बाई कितना भी। इसका मतलब मास ऑफ अननोन सबस्टांस, अननोन सबस्टांस कितना हो जाएगा बोल तो 3 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मोलर मास, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 100 ml हो जाएगा। और यहाँ पर मान लिया लेट मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टांस कितना मान लिया हमने, मान लिया mx मान लिया। m क्या है बाबू मोलर मास है और x क्या है, x कोई अननोन सबस्टांस है जिसका मोलर मास कितना है m है। तो इसके लिए तुम कंसंट्रेशन जब निकालोगे, इसके लिए कंसंट्रेशन यानी कि इसलिए C इक्वल टू कितना हो जाएगा n बाई v, इसके टर्म में कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन v लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। n कितना है w बटा v तो रहेगा ही, नंबर्स ऑफ मोल को w बाई m लिख सकते हैं। इसका मोलर मास कितना है mx हो गया गुना वॉल्यूम अगर आपका ml में है तो ऊपर कितना हो जाएगा बाबू 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो w बाई mx हो जाएगा, w का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पर 3%, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऊपर में 1000 कर दिया मैंने और यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सुक्रोज के लिए हो गया और ये तुम्हारा अननोन सबस्टांस के लिए हो गया, हमने x मान लिया, माने कि x क्या है मेरा कोई अननोन सबस्टांस है और c क्या है उसका कंसंट्रेशन है, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों आइसोटोनिक है, दोनों आइसोटोनिक मतलब कि इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, इसलिए बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इन नेचर या आइसोटोनिक टू ईच अदर। जब आइसोटोनिक ईच अदर हो जाएगा इसलिए बोल सकते हैं इक्वेशन 1 बराबर 2, यानी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बराबर कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सबस्टांस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। अब दोनों की जगह काम कर दो, चलो देखो मिटा दें, यहां लिख दें, क्या यहां दिखाई देगा, देखिए यहां पर इसके आगे लिखेंगे, इस स्टेप के आगे तो क्या देख तो 1 बराबर 2, 1 के केस में सुक्रोज का कंसंट्रेशन कितना है, सी सुक्रोज कितना दिया हुआ है बोल तो 4 गुना 1000 बटा 342 बराबर कितने बाबू, सी अननोन की जगह क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1000 बटा में कितना mx हो जाएगा
और इंटू कितना 100, ये भी कितना है, यहाँ पर भी 100 है। देख तो कट जाएगा क्या, देखो इधर, देखो लगता है बैटरी डाउन हो गया था इसका। चलो देखो इधर, ये काम कर सकते हैं, 4 इंटू इतना हो जाएगा, दोनों का इक्वेशन 1 बराबर 2 करेंगे तो अब यहाँ से काट दो, तो 100 100 1000 1000 कट गया, तो क्या बचा 4/342 बराबर 3 बटा कितना mx। अब mx का वैल्यू निकालना, मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, तो कर दो इसको, क्या करोगे, इसलिए mx इक्वल टू कितना जाएगा 342 गुना 3 डिवाइडेड बाय कितना 4 हो जाएगा। अब इसको तुम करोगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 सत्ते 28, 4 8 32 हो जाएगा, 32 और 2 4 5 20, यहाँ से गुना कर लो, यहाँ पर जो भी करना, यहाँ से जो भी होगा यहाँ पर ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे, जैसे कि इतना कैलकुलेशन करना ये आपके लिए बहुत टफ है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से बनाओगे तो ही आपको नंबर देगा, अगर कंपटीशन सेक्शन के एग्जाम में आता है तो उसके लिए बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। चलो मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए इसको, देखो इधर, जब यही चीजें अगर आपके पास कंपटीशन सेक्शन में आता है ना, देखो तो ये कितना था 4% था, 4% सोल्यूशन बाई कितना था बाई 2 यहाँ देखो, जब ट्रिक अपनाते हैं, क्या करना है, ट्रिक यही अपनाना। देखो तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ है, 1000 कैंसिल हुआ है, 100 कैंसिल हुआ है, 1000 कैंसिल हुआ है, 100 कैंसिल हुआ है। ये 4 क्या है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम गिवन। ये 3 क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, 4% बाई मास वॉल्यूम, 3% बाई मास वॉल्यूम। ये 342 क्या है, मोलिकुलर वेट, ये भी क्या है, मोलिकुलर वेट। बाकी सब क्या हो गया, कट गया, कट गया, तो यहां से लिख सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा फॉर टू सॉल्यूशन आइसोटोनिक टू ईच अदर, देन याद रखना, यहां पर मैं मान लेता हूं, है ना, ऐसा कर देते हैं, लिखेंगे यहां पर, लेट x solution, let a solution x% by W by V isotonic with y% by W by V, है ना, आइसोटोनिक विथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके लिए क्या कर देना लगा देना है, x% है तो x हो गया, बटा में मोलिकुलर मास ऑफ x मान लिया, ठीक है, बराबर y% किसका बाबू, दूसरे का, बटा में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ कितना आ जाएगा y। इसको रखना बस, यही ध्यान में, जो परसेंटेज बाई मास वॉल्यूम दिया रहेगा, जैसे मान लो क्योंकि एक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है ना, उसके x% दिया हुआ W बाई V, तो यहाँ पर x% लिख देंगे, और उस सॉल्यूशन का कुछ देगा, सुक्रोज ग्लूकोज कुछ भी दे रहा था, उसका मोलिकुलर मास कर दिया, ठीक है। कोई है कि y सॉल्यूशन है, उसका y% दिया है बाई वॉल्यूम, तो क्या करना है, यहाँ पर y% डाल देंगे और क्या करेंगे, उसका मोलिकुलर मास डाल देंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इतना प्रोसेस किए, कुछ करना नहीं है, देखो क्या करना है हम लोग को, यहां से सीधा क्वेश्चन में दिया था कि 4% सॉल्यूशन ऑफ क्या है, सुक्रोज बाई W बाई V, तो 4% के क्या करेंगे, x% के कितना होगा 4, मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है 342 बराबर, इसका y% कितना दिया था 3, बटा में मोलिकुलर मास क्या निकालना, my निकालना था, अननोन सब्सटेंस से कोई, ठीक है ना, तो यहाँ से my नहीं निकल जाएगा, इसलिए
MI बराबर कितना 342, 3 डिवाइडेड बाई कितना 4, और ये मोलिकुलर मास है तो ग्राम पर कितना मोल आ गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका क्वांटिटी बटा उसका मोलिकुलर मास, दूसरे का क्वांटिटी बटा उसका मोलिकुलर मास, दोनों आइसोटोनिक है तो दोनों को बराबर कर दिया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो नोट करो, क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन जेई में पूछा, एक क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है। मतलब क्वेश्चन ए 5% ऑफ कैन शुगर और 5% ऑफ कैन शुगर मोलिकुलर मास दिया हुआ है, एम शुगर का मोलिकुलर मास दिया हुआ है, कैन शुगर मोलर मास कैन शुगर का 342 दिया हुआ है। कहता कि इज आइसोटोनिक विथ दिया हुआ कितना बाबू 1% ऑफ अननोन सबस्टांस एक्स। कहता है व्हाट इज द molecular mass of unknown substance, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 34.2, बी में दिया हुआ है 171.2, सी में दिया हुआ है 68.4 और डी में दिया हुआ है 136 पॉइंट कितना 8। बनाना है, क्या करना है बताओ। ट्रिक पर बनाते हैं क्योंकि इससे बनाएंगे हम लोग तो लंबा पड़ जाएगा। कंपटीशन में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपका AIPMT का है, कब पूछा हुआ पता नहीं है, ठीक है ना। AIPMT का है। कहता है कि सॉल्यूशन है 5% ऑफ कैन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ अननोन सबस्टेंस, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सबस्टेंस। तो क्या कर दे, तो पहला कैन शुगर का कितना दिया हुआ परसेंट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंट तो लिख दिया लेकिन मास बाई वॉल्यूम नहीं लिखा है, तो भी क्या समझेंगे मास बाई वॉल्यूम है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आइसोटोनिक टर्म आ गया, जहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म आ गया, समझिएगा कि मास बाई वॉल्यूम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5% है और किसके साथ आइसोटोनिक है बाबू 1% ऑफ अननोन सबस्टेंस है, कोई एक्स है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोल दो, फॉर्मूला लगा यहाँ पर 5% है तो ना 5 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कैन शुगर का कितना बोलो 340 कितना 2 बराबर 1% का आइसोटोनिक है तो इसका परसेंटेज कितना 1 अब बटा अननोन सबस्टेंस कितना है mx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना कर दे 5 mx इक्वल टू कितना 342 इंटू कितना 1, इसलिए mx इक्वल टू कितना 342 डिवाइडेड बाई कितना 5। इसको करेगा तो 5 6 का 30 68.4 के आसपास आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो है कहीं पर 68.4, ये वाला आंसर। कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका परसेंटेज, जिसका नाम है उसका मोलिकुलर मास बराबर कर देंगे अननोन सबस्टेंस का गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास। वही तो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन बाबू, ये जेई का क्वेश्चन है, लिखो ए 5.25% solution of a substance isotonic with 1.5% solution of urea है ना, solution of urea। यहाँ पर दिया हुआ है मोलर मास ऑफ यूरिया जो है कितना
60, है ना। कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम, कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम, तो कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टेंस। और इसका ऑप्शन दिखा हुआ क्या दिया हुआ है, देख लो 90 ग्राम 90 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका 115, सी में दिया हुआ है 105, डी में दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। देखो ये है क्वेश्चन, ये जेई में पूछा हुआ है, जेई मेंस में, कि कोई सॉल्यूशन है 5.25% सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस है आइसोटोनिक विद इतना परसेंट सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया, है ना। बस ये सॉल्यूशन, इसको यहां से लेकर के यहां तक ही क्वेश्चन में आपको काम का चीज है। बाकी डेंसिटी सेम है कि क्या सेम, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब होना चाहिए, आइसोटोनिक है या आइसोटोनिक नहीं है। यदि आइसोटोनिक है तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला बेटा स्क्रीनशॉट करो जल्दी से एक बार। हो गया, चलो देखो अगर यहां पर दिया हुआ है मेरे साथ, दो पहला अननोन सबस्टेंस कितना है, परसेंटेज इसका कितना दिया हुआ 5.5, डायरेक्ट ट्रिक पे लगाएंगे, है ना, इतना लेंदी कर देते हैं। तो फॉर अननोन के लिए क्या दिया, अननोन सबस्टेंस के लिए देख तो क्या दिया हुआ है 5.25 बटा में कितना हो जाएगा बोल, तो हम मान लिया कि इसका मोलिकुलर मास कितना है, अननोन सबस्टेंस मान लो कोई एक से सॉल्यूशन है तो इसका mx मान लिया, और ये किसके आइसोटोनिक है बताओ तो 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 1.5% किसके लिए यूरिया का है, यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है m यूरिया कर देता हूं, है ना। जरा देखो 5.25 बटा कितना mx बराबर 1.5, यूरिया का मोलिकुलर मास कितना 60, सॉल्व कर दो आ जाएगा mx का वैल्यू, इसलिए mx इक्वल टू कितना 60 गुना 5.25 डिवाइडेड बाई कितना 1.5, ये लगभग सॉल्व करेगा तो 210 ग्राम पर मोल आ जाएगा आंसर। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो क्वांटिटी दिया हुआ है ये अननोन सबस्टेंस है तो इसका दिया हुआ है डिवाइडेड बाई क्या उसका मोलिकुलर मास बराबर, आइसोटोनिक है तो बराबर करेंगे, दूसरे का गिवन क्वांटिटी या बटे में क्या उसका मोलिकुलर मास, ठीक है ना। फॉर अननोन सबस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों हमने एक साथ लिख लिया है, बस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो बस, है ना, सिंपल। दोनों का क्या करना है, गिवन क्वांटिटी बटा उसका मोलिकुलर मास, दूसरे का गिवन क्वांटिटी बटा में क्या उसका मोलिकुलर मास, करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। चलिए ये था हम लोग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। हटा दे इसको, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आइसोटोनिक के केस में क्या देखा, लिख लो यहां पर स्टार दे करके, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या देखा, पहला पॉइंट आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा फॉर टू सॉल्यूशन के लिए, इसके बाद क्या रहेगा कंसंट्रेशन सेम रहेगा, इसके बाद क्या देखा साइज ऑफ सेल रिमेन क्या रहेगा सेम रहेगा, ऑस्मोसिस होगा तो नहीं होगा, देखेंगे ऑस्मोसिस नॉट टेक्स प्लेस, याद रखना, इसको खोपचे में डाल लेना है, ठीक है ना। चलिए हो गया, लिखेंगे बी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपो का मतलब होता है लेस। क्या होता है? लेस। हाइपो का मतलब होता है लेसर, याद रखना। यानी कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम होगा, है ना। लिखेंगे द सॉल्यूशन which are having lesser value of osmotic pressure with respect to other solution, with respect to osmotic pressure of other solution is called hypotonic solution। क्या मैं बोला? द सोल्यूशन विच आर हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पर मान ले कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ये है, और ये कंटेनर क्या है? बी है। इसका नाम है ए, इसका नाम क्या है? बी। ये दोनों सॉल्यूशन है ना। और मैं बोल दिया कि इसका पाई भी जो है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन का कितना है? मान ले कि 2 atm है, ठीक है। और इसको मान कि ये पाई जो है इसका कितना है? ऑस्मोटिक प्रेशर 1 atm है। क्या बाबू? 1 atm। तो बताओ मैं अगर बोलूं कि अगर इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन करूं इसके रिस्पेक्ट में, हमेशा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जितने भी होंगे ये सारे कंपैरेबल होंगे, है ना। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाएगा उनके ऑस्मोटिक प्रेशर का, उनके कंसंट्रेशन का। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ए सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बी सॉल्यूशन से क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। लिखेंगे हेयर सॉल्यूशन ए हैज लेसर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू देन करते हैं वैल्यू ऑफ देन सॉल्यूशन क्या बाबू? देन सॉल्यूशन बी। इसलिए इसके बाद लिखना है यहाँ पर, इसलिए सॉल्यूशन ए इज क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आएगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। हो गया? चलो देखो, इसके बाद लिखना, ठीक ना। इसके बाद ये लिखा आपने, इसके बाद इधर लिखना फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। जरा देख तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं? देख तो अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा पर ए है, यहाँ पर क्या है? बी है। यह पाई ए बराबर कितना है बोल तो? 1 atm। और पाई बी बराबर कितना है बाबू? 2 atm है। हम लोग उसको बोल सकते हैं कि पाई ए लेस देन कितना? पाई बी बोल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर बी। इसको लिख सकते हैं सी ए आर टी लेस देन सी बी आर कितना? टी। आर टी क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि सी ए जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा बाबू? सी बी। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या बाबू? कम है। ए का तो सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ डी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलो नोट करो, आगे बढ़े। चलो देखो, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कह सकते हैं क्या? दैट इज कह सकते हैं कि फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो यहां पर क्या लिखते हैं? पहला चीज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। बोल सकते हैं ऑस्मोसिस क्या होगा? क्योंकि भाई कंसंट्रेशन डिफर करेगा, एक लो बन गया, एक हाई बन गया,
तो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं डियर। बी पॉइंट में मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो साइज क्या होगा, लिखेंगे व्हेन अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन movement of solvent takes place from कहां से बता दो, लोअर कंसंट्रेशन टू सेल कंसंट्रेशन। सेल का जो कंसंट्रेशन होगा, देखो तो यहां पर मान लें कि तेरे पास ये है ना, और मान लो कि यहां पर तेरे पास ये है, सॉरी एक ही बनाना है ना। देखो यहाँ पर क्या है, कोई सेल है, कंटेनर है, और हमने क्या कि इसमें क्या किया कि हमने एक सेल को रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सेल को। आरबीसी सेल है, कोई भी है, कोई अंडा लिखता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर सब ये मेरा सॉल्यूशन है ना, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंने बोल दिया 1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंने बोल दिया कि 1.5 m है ना। देखो ये हमारा सेल है, सेल का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 m, मतलब कि इतना मोलर सॉल्यूशन है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 m। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका, सेल का लो कॉन्सेंट्रेशन है कि ये सॉल्यूशन का। तो तुम बोलोगे सर सॉल्यूशन का, तो जिसका लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है क्या, सॉल्वेंट। और ये सेल का जो मेम्ब्रेन है, यही मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, यानी कि इधर से पानी इसमें जाने की कोशिश करेगा। तो मान लो कि सेल में अगर पानी भरते जाएगा, कब तक भरते जाएगा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो जब शुरुआत में जब पानी इसमें जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसका क्या बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा। यानी कि जब भी कोई कहता है यहाँ पर कि वेन ए सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू सेल कंसंट्रेशन। सेल कंसंट्रेशन कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में इसके बाद इसे नीचे लिखेगा, इधर पैरों करके, इधर का हो गया ना, लिखेंगे बोलो क्या लिखोगे इसके बारे में बाबू, तो लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ सेल क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। द साइज ऑफ सेल क्या हो जाएगा, गेट इंक्रीजेज है ना। अरे भाई ये कंडीशन है, ये सेल है, ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसका तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बताओ तो 1 m है। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कौन क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ से सॉल्वेंट यानी पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी फैलेगा, यानी कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में दैट इज कह सकते हैं स्टार दे करके कि फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोल सकते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में तुम बोल सकते हो, पहला पॉइंट क्या बोल सकते हो, बोलो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। बी में हम लोग बोल सकते हैं पाई ए लेस देन कितना, पाई बी। अगर ए और बी सॉल्यूशन है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा किसके, बी के रिस्पेक्ट में। सी ए लेस देन क्या, सी बी। और बोल सकते हैं साइज ऑफ सेल क्या हो जाएगा, गेट इंक्रीजेज। ठीक है, इसको भी खुपचे में क्या करना है, डाल देना। ठीक है, हो गया। चल लास्ट बच गया आप लोग का आइसो हाइपरटोनिक, मिटा दे इसको, मिटा दे। चल देखिए
लिखेंगे सी में हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ग्रेटर, क्या होता है ग्रेटर या मोर, ज्यादा, ठीक है। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन which are having greater value of osmotic pressure with respect to osmotic pressure of other solution is called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। द सॉल्यूशन विच आर हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? हाइपरटोनिक। यानी कि अगर हाइपर बोलना है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। हमने मान लिया, लेट यहाँ पर कोई सॉल्यूशन ए है ना, और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बाबू? बी है। और मैंने बोला कि इसका जो पाई ए है ये बोले 5 एटीएम है, और इसका जो पाई बी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना है? 2 एटीएम है। तो हम बोल सकते हैं कि हेयर, इसलिए बोल रहे हैं कि हेयर पाई ए इज ग्रेटर देन क्या बाबू? पाई बी। इसलिए सॉल्यूशन ए इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? बोलो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस सॉल्यूशन का कंपैरिजन किया इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 एटीएम, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बाबू? 5 एटीएम। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका वैल्यू कम है। आई बस समझ में ना? अगर दोनों सेम हो जाता तो आइसोटोनिक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, जो तो हाइपरटोनिक के केस में बोल सकते हैं क्या? इन केस ऑफ, बोल सकते हैं फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए तुम बोल सकते हैं पहला चीज क्या? ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा मेरे भाई। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लो। यानी कि अगर लो है तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो लो से किधर हो जाएगा? हाई की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? कंसंट्रेशन इधर से लेकर कहां जाएगा? इसके तरफ। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पी ए इज ग्रेटर देन कितना? पी बी। इसको लिख सकता है पी ए की जगह सी ए आर टी ग्रेटर देन सी बी आर कितना? टी। आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए इज ग्रेटर देन कितना? सी बी। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू? बी सॉल्यूशन। बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, हो गया? देख तो दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ऑस्मोसिस एक्स प्लस क्या? तो ये बना दिया तेरे को एसपीएम बना दिया, इधर बोल दिया सॉल्यूशन ए है, इधर बोल दिया सॉल्यूशन कितना है? बी है। इसका पाई बी कितना था? कितना माने थे? 2 एटीएम माने थे, जो भी माने थे कोई दिक्कत नहीं। और इसका कितना पाई कितना माने थे? 5 एटीएम माने थे। तो हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट किधर होगा? हायर टू लोअर होगा कि लो टू हाई होगा? आप बोलोगे सर लो टू हाई होगा। इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। यानी कि कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट किधर से? फ्रॉम
बी से लेकर कहाँ तक, एक तरफ हो जाए ना, बी से लेकर के यार एक तरफ हो गया है ना, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तीसरा देख तो, तीसरा पॉइंट मैं तेरे से पूछूं कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर अगर कोई सेल है और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा, हाइपर मतलब जिसमें रखा गया उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में। देखेंगे व्हेन अ सेल kept in hypertonic solution, then movement of solvent takes place into the takes place from cell solution to hypertonic solution, इसके बाद क्या लिखते हैं, thus the size of cell get decreases, नहीं हो जाएगा, इसको फिगर से दिखा देगा। क्या लिखा है कि when a cell kept in hypertonic solution then movement, यहाँ पर एरो दे दिया है, इसके बाद then movement of solvent takes place from cell solution, सेल का जो सॉल्यूशन होगा, सेल सॉल्यूशन जो उसका जो कंसंट्रेशन होगा टू किधर जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हाइपर का कंसंट्रेशन ज्यादा और सेल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो वहां से जाएगा, माने कि सेल में से पानी निकल कर जाएगा किस में, सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जल्दी से इधर स्क्रीनशॉट लो तो फटाफट, हो गया, चल देख। देखो इसका इलस्ट्रेशन में करता हूँ 3 पॉइंट का। यहाँ पर तेरे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पर तेरे को सेल रख दिया और यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है। ये सेल का सॉल्यूशन है, सेल के अंदर का, इसका जो मैंने बोल दिया, इसका जो कंसंट्रेशन सी सेल जो बोला, मान ले कितना है, 2 atm है, सॉरी 2 मोल पर लीटर है। और ये जो है मेरा, मैंने बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है जिसमें रखा गया है सेल को, इसका जो कंसंट्रेशन है कितना है, 5 मोल रख दिया। तो देखो तो ये हमारा लो कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया मेरा, लो कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गया तेरा, हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये तो ये सेल मेम्ब्रेन है, एसपीएम के जैसा बिहेव करता है, तो अंदर से जो पानी है वो क्या जाएगा, इसमें निकलने के लिए आ जाएगा, ये H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इस सेल से बाहर निकल कर आएगा। तो मान लो कि कोई गुब्बारा है और उसमें से गैस निकालेगा तो उसका साइज छोटा होगा, ठीक उसी तरह से इसमें पानी भरा हुआ है ना, इसका कंसंट्रेशन हाई है, लो से हाई की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो इसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। साइज ऑफ सेल गेट डिक्रीजेज बोल सकते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसा कराएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल नोट करो जल्दी से, उठा दें। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज बोल सकते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या हो सकता है, बोल तो पाई ए ग्रेटर देन पाई बी हो सकता है, सी ए ग्रेटर देन क्या, सी बी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। एक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा है ना, तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। इसको तुम लिख सकते हो CAR लिख सकते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई ए ग्रेटर देन पाई बी को सी ए कितना आ जाएगा बोल दो,
ये लिखवा दिया है क्या? नहीं लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा? CART ग्रेटर देन CV, RT से RT कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? CA ग्रेटर देन CV। लिखवा दिया हूं मैं, अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, कितना हो जाएगा? CA ग्रेटर देन कितना? CV। और क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस हो सकता है, ऑस्मोसिस X प्लस हो जाएगा। इसके बाद बता दो सेल साइज क्या कर जाएगा, बोलो, डिक्रीज की इंक्रीज? गेट डिक्रीज हो जाएगा। इसको भी खुपचे में डाल लेना है, ठीक है। चलिए नोट करिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे, और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है हमेशा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है उसको देखेंगे, और इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरा समाप्त हो जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, 6-7-8 न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि आधा घंटे में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो सिलेबस दिया हुआ है। बट हम लोग 2-3 लेक्चर और लेंगे इसमें, एक लेक्चर तो आपको चल जाएगा न्यूमेरिकल में ही, और 2 लेक्चर कम से कम चल जाएगा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, हेडिंग डालेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। और ऑस्मोसिस का मतलब आपको पता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाएगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इज द पॉसिबल? देखो यहां पर हमने क्या किया, बहुत बड़ा कंटेनर सिस्टम लगाया है, मशीन। इसमें क्या किया कि मैंने इसको, हमने बोला ये क्या आपका सेमी परमिएबल क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक ना। और इसको हमने इस वाले साइड को, एक तरफ के साइड को हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया है। साल्ट सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट इधर से क्या करेगा? इधर इधर मूव करेगा, ठीक। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता हूं, इसके प्रोसेस को, इधर से इधर जाने के प्रोसेस को रोका जा सकता है। लेकिन कहता है कि अगर हमने, यह देखो यहाँ ओपी लिखा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, मैंने कल भी बताया था कि प्रेशर उतना लगाना है ताकि ऑस्मोसिस को क्या करे? रुक जाए। उस प्रोसेस को बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अगर प्रेशर लगाया जाए तो क्या करेगा कि इधर से जो इस डायरेक्शन में जो हो रहा था, अब इस डायरेक्शन की तरफ क्या कर जाएगा? मूव करने लगेगा। मतलब कि जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। यानी कि ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर गया। कब? जब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा। ये जो P है वो प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा बाबू? ज्यादा होगा। तब जाकर के ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या कर जाएगा? रिवर्स कर जाएगा। एक तरफ लिखा है साल्ट सॉल्यूशन, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। और एक तरफ लिखा है फ्रेश सॉल्यूशन, मतलब कि कह सकते हैं फ्रेश वाटर है, मतलब कि इधर किसी भी प्रकार के कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, है ना। अब फिर भी हम लोग क्या करते हैं? इसको प्यूरिफाई करना है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट है इसमें ही रह जाएगा, सॉल्वेंट इधर मूव करते जाएगा प्यूरिफाई होते होते, और इसको एक अलग से साइड से नली बना करके हमने क्या किया है? यहाँ से निकाल दिया। अब ये जो वाटर मिलेगा, इस वाटर को बोलते हैं आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर बोलते हैं। यानी कि ये क्या होगा? वेरी प्योर वाटर होगा। क्या होगा? प्योर वाटर होगा। आई बात समझ में? आजकल के लोगों का फैशन चला हुआ है आरओ वाटर पीने का, केंट वाटर पीने का। लोग पीता है, करता क्या है कि मशीन जो होता है, जो एक्चुअली में जो केंट जो मशीन होता है, जो आरओ मशीन होता है, ये क्या करता है कि इसमें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी है उसको छाट दे, अलग बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको मिनरल्स जो हैं, जो आपके शरीर के हेल्थ के लिए, आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए जो बहुत उपयोगी है, उसको भी क्या करता है? ये एसपीएम फिल्टर कर देता है।
तो यहाँ पर जो पानी आता है इसमें बहुत सारे केसेस में देखा जाएगा, इनमें क्या होता है कि बहुत सारे पानी में मिनरल्स होता ही नहीं, और वो मिनरल बेस्ट मतलब ये वाटर आपका बेस्ट हो जाता है। अब हम लोग फैशन है, मॉडर्न दुनिया में है, तो बोलते हैं अगर नहीं आरओ वाटर पियेंगे, बिसलेरी का पानी पियेंगे, एक्चुअली में वो आपके ग्रोथ के लिए वो 100% सही नहीं है। पानी की प्योरिटी को मेजर करने के लिए एक इस्तेमाल होता है कि टीडीएस होता है। क्या होता है? टीडीएस होता है। आप इसमें क्या करो, टीडीएस जैसा रहता है, इसमें डाल करके चेक करो। अगर टीडीएस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा टीडीएस का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा पानी आपको मीठा लगेगा, और जितना ज्यादा पानी मीठा लगेगा उतना ही पानी वो आपके लिए खतरनाक है ना। हम लोग बोलते रहे कितना बढ़िया पानी लग रहा है, मीठा टेस्ट लग रहा है, समझिए कि उसका टीडीएस वैल्यू ज्यादा है और आपके लिए खतरनाक है। अगर बढ़िया जो पानी पीना है वो क्या करना है कि 100 से लेकर के 150 के अंदर में, 150 से अगर ज्यादा टीडीएस अगर मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब वो पानी आपके लिए हार्मफुल है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? हायर टीडीएस वाला मशीन, ये सब कैंट वाटर, आरओ वाटर, ये सब जितना भी देखते हैं ये सारा चीज करता है आपको, ठीक ना। तो नॉर्मल पानी पीजिए। गांव देहात का जो पानी होता है एकदम प्योर होता है, जब जमीन से निकलता है वहां का पानी क्या होता है? प्योर होता है ना। उससे क्या होने वाला है कि आपका बॉडी ग्रोथ भी होता है, अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है। खास करके जब मैं सहरसा में था 4 साल, है ना, तो वहां पर क्या था कि वहां का पानी बहुत खराब था, है ना। खराब था मतलब उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा थे, आयरन बहुत ज्यादा होते थे, तो वो शरीर के लिए हानिकारक भी था और हानिकारक नहीं भी था। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जिनके शरीर में ब्लड की अगर कमी हो, आयरन की कमी हो, तो सहरसा का पानी पीजिए बहुत अच्छा होता है, आयरन की कमी आपके बॉडी में नहीं होने देगा, ठीक ना। खैर कोई बात नहीं है, मैं तो वहीं पर रह करके पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं सहरसा की शिकायत नहीं कर सकता, है ना। वहां जाने के बाद मैं काफी हेल्दी हो गया था, ठीक है, मतलब मेरे को पानी वहां का सूट कर गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया आरओ का कहानी। ऑस्मोसिस का रिवर्स हो जाएगा, ठीक ना, कब? जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से ग्लास में इसको कंटेंट कीजिए और कंटेंट कीजिए, क्या कीजिए, इसको पी जाइए, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? लिखेंगे पहला चीज, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखे ना, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा चीज लिखेंगे कि व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution side, एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन करो, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure applied on side the solution so that movement of solvent takes place in reverse direction. This process is called reverse osmosis, ठीक है। क्या करेंगे? व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन साइड द सॉल्यूशन, माने ये मेरा सॉल्यूशन है, इस पर लगाएंगे कितना? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। तब क्या, जैसे सॉल्वेंट इधर जो मूव होता था और इस डायरेक्शन में क्या करेगा? इस डायरेक्शन में बंद हो जाएगा और इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। देखो जब नॉर्मल प्रेशर था, जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो था, जो क्या था कि ऑस्मोसिस को जस्ट प्रिवेंट कर देता, जस्ट रोक दिया था, जस्ट स्टॉप कर दिया था। तो उसके लिए जो नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन था वो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं,
तो पानी जो है इधर जो सोल्यूशन है इधर छपाक छपाक इस पर पड़ेगा इस दीवार पर, यानी कि एसपीएम पर। तो एसपीएम जो बना होता है वो एक्चुअली में एसपीएम क्या होता है, सेलुलोज एसीटेट का है, एसीटेट का है, सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। मतलब क्या कि ये जो बनाया जाता है स्पेशली, ये नेचुरल नहीं होता है, इसको बनाया जाता है ताकि ये हाई प्रेशर को क्या करे, स्टैंड कर सके, है ना। लिख देंगे इन रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक ना, बगल में लिख रहे हैं, बगल में आरओ। इन रिवर्स ऑस्मोसिस द एसपीएम इज मेड वेरी टफ, टफ बगल में लिख लेना, स्ट्रॉन्ग, टू स्टैंड द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं, एसपीएम इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट। आई बात समझ में, किससे मिलकर बना होगा, सेलुलोज एसीटेट का। ये नॉर्मल हम लोग के बॉडी में जो एसपीएम है, सेल मेम्ब्रेन का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उससे क्या होगा, ये ज्यादा मजबूत होगा। एसपीएम है तो पोरस स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। क्या इसका इस्तेमाल होता है, लिखेंगे, इसको पहले नोट करो। पहले ये लिखना है रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर फिगर बनाना और तब जाके ये लिखना, ठीक है। मिटा दे, देखो लिखेंगे यहां पर एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर समुद्री पानी खारा होता है, बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसमें नमक प्रेजेंट होता है, तो वहां से क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करके हम लोग प्यूरिफाई करने में आरओ का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखेंगे सो मेनी वाटर प्यूरिफायर मशीन लाइक केंट का प्रचार कौन करती है, हेमा मालिनी करती है ना, केंट हो गया। और क्या हम लोग जो लगाए हुए हैं, कौन सा लगा, हम लोग कोचिंग में कौन सा लगा होगा बताओ, एक्वागार्ड का, है ना, एक्वागार्ड, ईटीसी कर तो बहुत सारा है, एक दो को नहीं है, लिव प्यूरिट का है ना, एक्वागार्ड, प्यूरिट ईटीसी, ये सब मशीन है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है ना, इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन प्रोसेस। डीसैलिनेशन क्या होता है, सेलाइन होता है, देखिए हम इसमें आस्टार दे करके, सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, क्या होता है, सॉल्ट। डीसैलिनाइन कर देंगे, यानी कि अगर कोई पानी में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, सी वाटर में, तो सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट को वहां से हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीसैलिनेशन। सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट होता है, तो वही कहते हैं कि इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन प्रोसेस। ये बस लिख दीजिएगा, यूज में आएगा तो, इससे ज्यादा नहीं, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। एक और टर्म पढ़ते हैं, डिफ्यूजन, और लिखेंगे ऑस्मोसिस में क्या अंतर है। नोट कीजिए इसको, हटाइए जल्दी से, हो गया, लिखेंगे
तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, 2 नंबर का। सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा 1 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, तो लिख देना है। बिहार बोर्ड पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट द यूजेज, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लस फिगर बनाना है और तब उसका क्या करना है, यूज लिख देना, एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए बिहार बोर्ड में, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो, है ना। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है पढ़ चुके हम लोग बहुत बढ़िया से, है ना। 11th क्लास में भी देखा था डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन में क्या कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, कुछ चीज मूव करता है। अब जैसे मान लो कि मैंने खिड़की खोल दिया, बाहर एटमोस्फेयर है, बाहर बहुत हवा बह रहा है, तो उधर से क्या करेगा कि उधर से हवा रूम में आ जाएगा खिड़की द्वारा, क्योंकि रूम में हवा कम है तो इधर हवा का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर हवा का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जबकि ऑस्मोसिस क्या था, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता था। ऑस्मोसिस में क्या होता था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती थी, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ में। तीसरा चीज, ऑस्मोसिस फास्ट प्रोसेस होता था। क्यों भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आधारित था, जबकि ये क्या है मेरा डिफ्यूजन क्या है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कोई सॉल्यूशन है वहां पर ही ऑस्मोसिस का टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां पर सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी है, खाली गैस है, चाहे खाली लिक्विड है, चाहे सॉल्यूशन हो, कोई भी मटेरियल हो, सॉल्यूट हो, कुछ भी हो, तो सबके लिए डिफ्यूजन इस्तेमाल है। डिफ्यूजन में कोई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ सॉल्वेंट मूवमेंट ही मूव कर सकता है ना। जबकि यहाँ पर ऑस्मोसिस में कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा बाउंड्री नहीं है, उसमें कुछ भी मूव कर सकता है। कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। ऑस्मोसिस को कैसे स्टॉप कीजिएगा, खिड़की बंद, डिफ्यूजन को कैसे स्टॉप कीजिएगा, खिड़की बंद करके नहीं, है ना। हम लोग ऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक प्रेशर लगाकर बंद कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, उसको करना पड़ेगा तो मैन्युअली करना पड़ता है ना। आई बात समझ में। तो लिख देंगे, एक तरफ लिखिएगा ऑस्मोसिस और दूसरी तरफ लिखिएगा डिफ्यूजन। लिखेंगे पहला, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, लिखेंगे मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस, मतलब कि गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लिखेंगे इट नीड्स एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। लिखेंगे इट नॉट नीड्स एसपीएम, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा चीज लिखेंगे इट इज लिमिटेड ओनली फॉर सॉल्यूशन। It is not limited, that is, it is for all substances, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। चौथा लिखना इट इज स्टॉप्ड by applying
ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। ये चौथा, इट इज नॉट अनस्टॉपेबल, ये नेचुरली स्टॉप होता है, मतलब सॉरी क्या होता है, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब मान लो कि यहाँ पर हुआ है और यहाँ से बढ़ा हुआ है, इस रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इस रीजन में लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हवा इसकी तरफ जाते जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम ना हो जाए, है ना। जैसे जब सेम हो जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तब मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तब प्रोसेस डिफ्यूजन रुक जाता है ना। तो वही चीज का होता है। तो ये स्टॉप नहीं है, हम इसको अपने से स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ये क्या होगा, नेचुरली स्टॉप होगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या होगा, जब कंसंट्रेशन दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पर क्या था कि हम इसको मैन्युअली स्टॉप कर सकते थे बाय द अप्लाइंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लगता है कि पीछे बोल दिया था कि इसको हम लोग स्टॉप कर सकते थे मैन्युअली, नहीं, वो गलत बात है। इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है मैन्युअली तरीके से, है ना। इसको हम लोग नेचुरली स्टॉप होगा कब, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। और ये हमारा स्टॉप कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट लिख लीजिएगा कि इट इज फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि ये क्या होता है, इट इज स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड पूछेगा 2 नंबर का पक्का पूछता है ना, इस पर भी लगा दो BSEB 2021 में। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को, है ना, जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब तक 2 न्यूमेरिकल देख लेंगे हम लोग, मिटा दें। चलिए सारा क्वेश्चन याद करते जाइएगा, जितना पढ़ाया जाएगा कॉपी एकदम कमांड होना चाहिए। और मैं बार बार बोल दे रहा हूं कि आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक ना। अब 2-3 महीना से हो गया रहा, अब अपने आप को पढ़ाई सीरियस कीजिए, अपना टेस्ट होगा, है ना। हम लोग करेंगे कि अपने हाथ से ही क्वेश्चन लिख करके देंगे, है ना, और आप लोग को डिफिनिट टाइम में बना कर भेजना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। आपको सिलेबस बता दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। जरा देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आकर के हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन देखो, ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जैसे स्टार्ट में देख लो एक बात करके, और भी ऑस्मोसिस में भी डिफाइंड एज, बहुत सारा तरीका है। एक तो होगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सॉरी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भाया एसपीएम हो सकता है। और दूसरा डेफिनेशन इसका ये भी हो सकता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution via SPM। और हो सकता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल को साइड में पीओटी कर दिया, ठीक ना। पोटेंशियल यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, पोटेंशियल यहाँ पर पोर्ट कर दिया, पोटेंशियल भाया क्या बाबू, एसपीएम। या तुम और भी इसको डिफाइन सकता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो केमिकल पोटेंशियल, बगल में लिख लीजिएगा सॉल्यूट पोटेंशियल टू हाई केमिकल पोटेंशियल वाया एसपीएम। ये चारों है, बायोलॉजी वाले बच्चे ये सब जानते होंगे, ठीक ना।
मतलब कि सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या बाबू डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाया एसपीएम। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब हायर वाटर, जिधर पानी ज्यादा है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, तो हायर वाटर पोटेंशियल तो लोअर वाटर पोटेंशियल वाया एसपीएम, या हायर लोअर केमिकल पोटेंशियल टू हायर केमिकल, मतलब जिधर सॉल्यूट कम प्रेजेंट होगा उधर से मूव करेगा किधर, जिधर सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? चलो लिख रहा हूं, इसको खोपचे में डाल लेना साइड में कहीं पर, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं न्यूमेरिकल पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो तो। अब कल भर का जो क्लास होगा, एक क्लास तो इसका न्यूमेरिकल में लग जाएगा, है ना, और इसके बाद 2 क्लास एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आज के अलावा 3 क्लास और, ठीक ना। देखो यहाँ पर लिखेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज दिया हुआ कितना बाबू, इज 2.57 गुना 10 के पावर 3 बार एट 300 केल्विन। तो कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ क्या बाबू, प्रोटीन। तो निकल जाएगा, हम लोग जानते हैं। देख तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन आपका दिया हुआ है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या जानते हो बोल तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -3 लीटर होता है, इसीलिए 200 सेंटीमीटर ये कन्वर्सन फैक्टर है मेरे भाई, ये आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -3 लीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर में कितना, 200 गुना 10 के पावर कितना -3 बराबर कितना 0.2 लीटर हो गया। क्लियर है, कोई नहीं है। टेम्परेचर दिया हुआ कितना 300 केल्विन, डायरेक्ट केल्विन में दिया हुआ तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। प्रेशर दिया हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पाई का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू 2.57 गुना 10 के पावर कितना 3 बार दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.082 लीटर एटीएम प्रेशर होता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो दोस्तों 1 लीटर बराबर 0.987 बार होता है, तो लगभग इसको 1 मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो लीटर एटमॉस्फेयर में जो इस्तेमाल करते हैं आर का वैल्यू 0.082 है ना बार, लीटर बार पर मोल पर केल्विन कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू हो गया। अब तेरे को कहता है कि मोलिकुलर मास निकालना है, और कहता है कि वेट ऑफ प्रोटीन तुम्हारा दिया हुआ कितना 1.26 ग्राम दिया हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया, उधर मिटाऊंगा मैं। चलो देखो एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर लिखिएगा, इसलिए हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है WA बटा में A में, यहां पर कहता है C हो गया RT डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। M चाहिए आपको, इसलिए मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन कितना हो जाएगा WA RT डिवाइडेड बाई पाई नीचे आ जाएगा गुना कितना V, वैल्यू पुट कर दो 1.26 0.082 टेम्परेचर 300 केल्विन है डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कितना दिया बाबू 2.57 गुना 10 के पावर कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, क्या निकला है 0. कितना 2 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 61,022 ग्राम पर मोल। देख लो प्रोटीन कितना बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका मोलिकुलर मास कितना 61,022 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। चलो
ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल क्वेश्चन था, जल्दी करो इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, इन पास्कल exerted by, exerted का मतलब लगाना, प्रेशर लगाना, exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम, 1.0 है, 1 ग्राम of polymer of molar mass कितना दिया हुआ पॉलीमर का 185,000, 1,85,000 ग्राम पर मोल इन 450 ml ऑफ क्या बाबू वाटर एट 37 डिग्री सी। यानी कि क्वेश्चन में तरह दिया हुआ है गिवन डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्ट, वेट ऑफ क्या दिया पॉलीमर कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ एमए का वैल्यू दिया हुआ कितना 185,000 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ कितना बाबू 450 ml दिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सी, इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 प्लस कितना 37, ये करोगे तो 310 केल्विन आ जाएगा क्या 7 3 10 0, 7 3 10 11, 2 1 कितना 310 केल्विन हो जाएगा। इसके बाद आपका वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू पता है निकालने के लिए। देख तो आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है पास्कल, पास्कल का एसआई यूनिट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8.314, ये जूल होता है, गुना 10 के पर 3 कर देंगे तो क्या कहा जाएगा ये पास्कल में हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा। अब तुम यहाँ से आसानी से काम कर लो, कितना करना है पाई का वैल्यू निकालना है, तो पाई बराबर कितना WA/MA हो जाएगा, और इसके बाद हो गया तेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा, इसके बाद ऊपर आर हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। डेटा सब दिया होगा वही चीज है ना। चल देखा WA कितना 1, आर का वैल्यू 8.314 गुना 10 के पर कितना 3, टेम्परेचर कितना 310, मोलिकुलर मास 185,000 और गुना वॉल्यूम कितना है 450 ml है, और ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बोल तो ऊपर में 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आना चाहिए। कितना दिया हुआ इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर टू इंटेक्स क्वेश्चन कहां गया, कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 2.12 है, फिर 30.96 पास्कल, 30.96 पास्कल में आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन था, इंटेक्स क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अभी क्वेश्चन और करेंगे गाइस, कल करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है ना, आज थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब कल कम से कम 6-7 क्वेश्चन और करेंगे इस पर हम लोग, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो। और कल करने के बाद अगर कल टाइम बचता है तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। कल प्रॉब्लम के साथ ही यह चैप्टर आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फॉर 2021 के लिए। जो 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो सिलेबस जो 30% घटाया है उसके हिसाब से सॉल्यूशन हम लोग का कल समाप्त हो जाएगा, है ना। बट हम लोग 2-3 क्लास और पढ़ेंगे ताकि हम लोग जो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो वन टॉप फैक्टर है उसे क्वेश्चन पूछता है ना, इन सब से मिला करके सारा क्वेश्चन पूछता है जो कंपटीशन सेक्शन में आते हैं, बोर्ड के भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस बार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, बट हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना। और सब हालचाल ठीक है सब लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैं दुआ करूंगा भगवान से आप लोगों को बात, जो भी प्रभावित क्षेत्र के जो मेरे दोस्त भाई लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे छात्रगण हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को सावधानी बरतिए, है ना। बाढ़ में कहीं घर से बाहर वगैरह मत निकलिए। कोरोना भी ऊपर से दबा रहा है, बाढ़ भी दबा रहा है, फिर ऊपर से आपका क्या ठंडर भी गिर रहा है, मतलब कि बिजली भी गिर रहा है, तो उन सब चीजों से बच कर रहिए, है ना। अपने आप को 2020 जो है ना, अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ईयर बन गया है। अपने आप को सेफ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है 2020 के लिए। यहाँ पर हम लोग कभी भी ये चीज नहीं सोचने वाले हैं कि हम ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जो आपसे जितना हो रहा है उतना उसको करते चलिए, ठीक है ना। टोटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग काफी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो डिप्रेशन नहीं है, बस यही समझना है कि ये वक्त है और ये वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।